अखिलेश यादव जब आजम खान साहब से मिलने गए थे, आपको नहीं लेके गए थे, बरेली में आपको छोड़ दिया गया था, क्या वजह रही उसके पीछे? अरे देखिए, इस वक्त तो आप यूनिवर्सिटी की बात करें और मुझे यूनिवर्सिटी के लिए कुछ और बताइए कि मुझे और अच्छे से क्या फाइट करना चाहिए, उसके लिए कैसे आवाज़ उठानी चाहिए, मुझे बताइए कि कैसे मैं अपने हर सवाल अवॉइड कर रहे हैं आप। जी हर सवाल अवॉइड कर रहे हैं। जो माजी है, जो पास्ट होता है, पास्ट को कभी नहीं देखना चाहिए, मुस्तकबिल को देखना चाहिए। अगर पास्ट को हम देखेंगे तो फिर ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी किसी की भी। ये बड़े बड़े फ़लसफ़र ने लिखा है। ऐसे ही एक बड़ी गलत परंपरा हमारे देश में शुरू की जा रही है कि लोग हिस्ट्री को रिपीट करना चाह रहे हैं। हिस्ट्री को कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री तो हिस्ट्री बन जाती है, उसको उसमें जाना, अपने ज़ख्मों को कुरेदना और अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को मुश्किल बनाना होता है। कौन इतिहास दोहराने की कोशिश कर रहा है? कोई भी। ये तो एक सवाल आपने जो किया पिछले सालों का, तो मैं उस पर मुझे याद आया, ये बात याद आ गई, चूँकि आप एक बहुत पढ़ी लिखी माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, तो मैं उस पर मैंने अपने आप के किसी भी, ना तो किसी शख्स के लिए उसका माजी को इतना फ़ायदेमंद होता है, न किसी की हिस्ट्री, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री को। हिस्ट्री से अच्छी चीज़ें लीजिए, आगे को बढ़िए। जो बड़े लोग होते हैं ना, जो पब्लिक फिगर होते हैं, उनका ना भूत उनका पीछा छोड़ता है ना भविष्य पीछा छोड़ता है। हम आम किसी शख्स ने पहले क्या किया वो थोड़ी पूछते हैं। आप सांसद वहाँ के हैं और पुराने सांसद से रंजिश दिखाई दी, इसलिए सवाल मैंने पूछा। लेकिन आपने कहा यूनिवर्सिटी के मामले पर ही बने रहने के लिए, तो पूरे अदब के साथ ससम्मान में ये कह रही हूँ कि बोलते हैं कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपकी कथनी और करनी में रामपुर के लोग भी फिर देखेंगे कि क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है। मैं तो उम्मीद कर रही थी रामपुर में आके मैं आपका पॉडकास्ट करती। आप शायद 2 दिन पहले मुझे, अगर इस समय वहां बैठे होते जौहर यूनिवर्सिटी में, आपकी वजह से रुका मैडम। मैं आज जुमे के बाद नहीं, ये तो मैं मानती 2 घंटे आपकी वजह से लेट हुआ कि मुझे रामपुर जाना था और सबसे पहले मैं वहीं जाता, मैंने इत्तला भी करा। 2 दिन देर नहीं हो गई? नहीं, अभी तो ऐसी कोई देर नहीं, मुझे हालात, मुझे इल्म है। कोई ऐसी, जो लोग, हम लोग जहाँ बैठे हैं अपने मुल्क में बैठे हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम दुश्मन मुल्क में बैठे हों कि रातों रात वहाँ बम्बार्ड हो जाएगा और उसकी यूनिवर्सिटी के भवनों को गिरा दिया जाएगा, रातों रात बिल्डोजर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? देश के लोगों ने बनाया, देश के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमें देश के सिस्टम पर एतमाद है, हमें संविधान पर एतमाद है। हम क्यों घबराएंगे? हम क्यों घबराएंगे? फिर बुलडोजर चलने के बाद आप लोग ही कहते हैं कि धर्म देख के बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है, नाम देख के चलाया जाता है। अरे वो हो रहा है, ये भी हकीकत है, इसको भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना अभी अंधकार नहीं है कि इतनी अजीम जो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और उसके ऊपर एकदम से ऐसा किया जाए, ऐसा अंधकार अभी नहीं है और ना होगा हमारे वतन अजीज में। आपके पास कोई बीच का रास्ता है? मैं चाहती हूँ अगर इस पॉडकास्ट के जरिए कोई सुझाव पहुँच सके कि अगर वाकई वो कब्जा की हुई ज़मीन पे बनाई गई यूनिवर्सिटी है और वाकई अगर 40 में से 38 भवन ऐसे हैं जो बिना नक्शा पास किए बनाए गए हैं, तो भी क्या बुलडोज़र के अलावा कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए जिससे न्याय भी मिल सके, एक तस्वीर पेश हो सके और कोई रास्ता निकले? नहीं, देखिए, संवाद जो है, मुज़ाकरा, आपस में इफ़हाम और तफ़हीम, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से रास्ते निकलेंगे। अब ये तो ट्रस्ट के लोग जानेंगे, इंतज़ामिया जानेगी, जो लोग वो करने वाले हैं, नोटिस दे रहे हैं, वो जाने, दूसरे लोग जाने, बीच का कोई रास्ता निकले। लेकिन हाँ, हमारा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते रामपुर की आवाम ने हमें चुना है, तो रामपुर की आवाम के लिए क्या बेहतर है, उनके मुस्तकबिल के लिए ये सोचना और ये करना, उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए खड़ा रहना, ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता है। इसको मैं निभाने के लिए हर तरह से तैयार हूँ, जो भी कुर्बानी देनी पड़े। एक दूसरी, वहाँ पर हमारे ज़िले में कोई अस्पताल नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। लोग दिल्ली तक आते आते मर जाते हैं। कितने लोग चले गए होंगे। मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई कि भाई यूपी बड़ा प्रदेश है, यहाँ कई एम्स खुल रहे हैं। रामपुर डिस्ट्रिक्ट एक रामपुर यूपी के मिड में है, बीच में है, उसके बराबर में बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। बरेली है, बदायूं है, मुरादाबाद है, संभल है, उधम सिंह नगर मिला हुआ है, नीचे जो पहाड़ से नीचे का एरिया, उन लोगों के लिए सहूलत है आने का।
अगर वहाँ एम्स खुल जाए तो मैं समझता हूँ ये लोगों की, करोड़ों लोगों की, और जहाँ कॉमन लोग रहते हैं, सारे देश के लोग हैं, सारा, बल्कि ये जो तराई की पट्टी है हमारे रामपुर के और पीलीभीत और बरेली के की जो पट्टी है मुरादाबाद रामनगर की, इसमें तो सिख समुदाय के लोग भी पार्टीशन के बाद, चूँकि वहाँ से माइग्रेशन होकर के आए, तो अच्छी खासी तादाद है उन हजरात की भी। ईसाई हजरात भी रहते हैं और हिंदू मुस्लिम तो सैकड़ों साल से रहते ही हैं। एक से एक का चूल्हा मिला था पहले, घर तो अब भी मिला हुआ है, खेत अब भी मिला हुआ है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश चुनावों के ऊपर अगर मैं आऊँ, क्या तैयारी है? बहुत पहले मैंने एक पोस्टर देखा था जब मैं दिल्ली की तरफ जा रही थी, तो किसी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने ही लगाया होगा कि इतने दिन शेष, दिन लिखा हुआ था, इतने दिन शेष आ रहे हैं अखिलेश। तो मैंने तो ये पोस्टर आज के 2 महीने पहले देख लिया था। अब 2 महीना और आगे बीत चुका है, तो जाहिर सी बात है रणनीति और बन चुकी होगी। क्या तैयारी है चुनावों की? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले किसी को विज़न दिया जाता है, किसानों को विज़न दिया, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कहा कि हम पहले भी हमने लैपटॉप बांटे थे, हम स्कूल खोलेंगे, बंद नहीं करेंगे। मौजूदा सरकार हमारी स्कूलों को बंद कर रही है। कल परसों भी मेरे पास में फ़ोन आया कि साहब दूसरा स्कूल जो शिफ्ट किया जा रहा है वो बहुत दूर है, इस प्राइमरी स्कूल में ही आप जो है वो डीएम साहब से कह दीजिए कि हम इसमें ही पढ़ लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ अभी गुर्बत बहुत है, पूरे देश में गुर्बत बहुत है, गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गुर्बत की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते। हमें उन गरीब बच्चों को पढ़कर वो दुनिया में कहीं जाएंगे, भारत ही का झंडा उठाएंगे। इवन अभी कुछ दिन पहले जब फिलीपींस से प्राइम मिनिस्टर आए थे और मोदी जी ने भी उनको बहुत वेलकम किया, तो वो आजमगढ़ के उनकी जनरेशन थी, कभी कभी माइग्रेट हो गए होंगे। अभी जो है वो बरतानिया में, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हिंदुस्तान के थे, और क्या कहते हैं, तो जो हिंदुस्तानी यहाँ से चले भी जाएंगे पढ़ करके, हमारे देश से अगर जहाँ भी जाएंगे, उनकी आत्मा अपने देश के लिए ही रहती है, मोहब्बत रहती है, उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सबका हक है। ये कागज़ों में राइट टू एजुकेशन ना रह जाए, बल्कि ये ज़मीन पर पहुँचे, और इसे वर्गों में और फ़िरक़ों में नहीं बांटा जा सकता। एजुकेशन सबके लिए है, सबके उम्र, और एजुकेशन उस हेल्थ, गरीबों के लिए हेल्थ और एजुकेशन अगर मिल जाए तो अपना बेचारे खुद करते रहेंगे। वो अपने यहाँ नहीं मिलेगा तो बराबर के कहीं देश में चले जाएंगे, यूरोप में चले जाएंगे, किसी देश में चले जाएंगे, खुद कुछ कर लेंगे। और गुर्बत को सबसे ज़्यादा दूर कोई चीज़ कर सकती है, शिक्षा कर सकती है। तो हम शिक्षा के अब मंदिरों को बंद करेंगे तो कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे गुर्बत दूर होगी? पॉडकास्ट जब हम करते हैं तो जो हमारे मेहमान होते हैं उनसे कुछ व्यक्तिगत सवाल भी होते हैं। आप लगातार नमाज़ पढ़ा रहे हैं और लोग इतना अदब से आप नमाज़ पढ़ाते हैं, वो पढ़ते भी हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अचानक से राजनीति में आना वो कैसे हुआ आपका? नहीं, देखिए, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी शख्सियत कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। आप एक आम जैसी, आपसे भी कम शख्सियत होगी। ये सिर्फ हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं और माननीय अखिलेश यादव जी का अखलाक, उनके मिनर ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं फ़ैसला लेने में अगर कोई और होता उनकी जगह तो शायद नहीं करता, मस्जिद में ही रहता। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे हौसला दिया कि आप कि अच्छे लोगों की, मैं अच्छा नहीं हूँ लेकिन अच्छा होने की दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, कि सियासत में आइए आप और लोगों को करिए। तो मुझे उनके मिनर ने बहुत मुतासिर किया। फिर मुझे मालूम हुआ कि ये मुझे ही नहीं, सभी को करते हैं। अच्छा, वो इज़्ज़त तो सभी को देते हैं। तो ये मुझे और अच्छा लगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर वो कहीं खड़े हो जाएं तो ख़ास तौर पर यूथ और यंगस्टर बिल्कुल जैसे मधुमक्खी की तरह सब चिपट पड़ते हैं। और कभी कभार तो मैं तो ये सोचकर हैरान रहता हूँ कि वो इतने लोगों से मिलकर के भी इरिटेट नहीं होते, और ये मालिक उन्हें और ज़्यादा हिम्मत दे कि उसके बावजूद वो एक एक चीज़ पर निगाह रखेंगे। अरे तुम्हें पसीना आ रहा, पानी पी लो। अरे कहाँ से आ रहे हैं आप, कुछ खाया आपने? मतलब इन सब जिनको पहचानते हैं और जिनको नहीं भी पहचानते उनको भी एक एक मिनट उसकी वो रखते हैं खबर कि ये क्या है। तो उनका ये अंदाज़ जो है ये गज़ब का है।
खासे प्रभावित आप दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव से। उनकी शख्सियत ऐसी है। मुझे ये बताइए, क्योंकि संसद के बिल्कुल करीब वो मस्जिद है जहाँ पर आप नमाज पढ़ाते हैं, तो मैं ये ऐसी गेस कर रही हूँ कि वहाँ तो हर पार्टी के सांसद आते होंगे। हाँ, फिर कैसे समाजवादी पार्टी में ही जाना हुआ? ये इसका ही जवाब था। हाँ। देखिए, हमारे समाजवादी एक लीडर मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो जिनकी शख्सियत अपने में, जब उन्होंने अलविदा कहा अपने देश को और अपने अजीज़ व अक़रबा को, और तो उनसे ज़्यादा सीनियर एज में कोई नहीं था दोनों सदनों में। 95 प्लस थे वो नमाज के लिए आते थे। इवन इस मस्जिद में हमारी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी नमाज के लिए आए 10 साल तक। उसके अलावा APJ अब्दुल कलाम साहब भी नमाज के लिए आए मेरे साथ, उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने, उनकी ये मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है वो समाजवादी पार्टी में आइए। आपकी जो विचारधारा है कि समाज, जो अखिलेश यादव जी बार बार उस चीज़ को कहते हैं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ, सबको बराबर मिले, कानून की बालादस्ती हो। किसी भी नेशन की तरक्की के लिए इंसाफ के तराजू का बराबर होना ज़रूरी है। ये तो इस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया। लेकिन ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि मौलाना आज़ाद, जो फ्रीडम फाइटर भी थे और पहले वज़ीर तालीम थे, वो रामपुर से चुने गए सन 1952 1952 में इलेक्ट हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इस मस्जिद में भी नमाज पढ़ते थे वो। अच्छा। हाँ, तो ये अजीब इत्तेफाक है। हाँ। उस वक़्त समाजवादी पार्टी तो थी नहीं, लेकिन मौलाना आज़ाद इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई है उन्होंने, जिसमें हम नमाज पढ़ाते हैं, और रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने वो किया। और मैडम, ये भी एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि पहला वज़ीर तालीम, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आया हो, वहीं की यूनिवर्सिटी अगर बिल्डोज कर दी जाए तो दुनिया को मैसेज बहुत ख़राब जाएगा कि भारत ने शायद अपना एजुकेशन सिस्टम बिल्डोज करने का तहैया कर लिया है। अब आप फिर से यूनिवर्सिटी पर, इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसा पॉसिबल ऐसी कोई चीज़ होगी, होना ही नहीं चाहिए। क्यों होगी? क्योंकि देखिए कितना चीज़ें मिल रही हैं। नहीं, पर कि भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना गया हो, एक फ्रीडम फाइटर चुना गया, और एक फ्रीडम फाइटर के नाम से वो यूनिवर्सिटी हो, उस शहर का नाम राम के नाम से हो, और उसको राम जी के नाम पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने का इरादा और तहिया कर लें, मैं नहीं समझता कामयाबी मिलेगी। ये लेकिन कहाँ तक जायज़ है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिस जगह से हों और जिस संसदीय क्षेत्र का नाम राम के नाम पर हो, वहाँ होने वाले गलत कामों को भी ठीक ठहरा दिया जाए क्योंकि राम का नाम है, क्योंकि शिक्षा मंत्री पहले हमारे वहाँ पे हैं? ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है, चोरी चोरी है। उसको मज़हब से, उसको कास्ट से जोड़कर हम नहीं देख सकते। किसी भी तरह की कोई भी चोरी, जैसे पेश आया मामला अयोध्या में, लेकिन रामपुर में नहीं, रामपुर में तो अभी मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी को तो नोटिस दिए गए हैं। हाँ। अब उनको मौका दिया जाएगा उसको वो करने का, और यूनिवर्सिटी के इदारे में कौन सी, वो इदारे ने क्या गलती की? यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उसको लेके पहले ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन में एक बड़ा हिस्सा कब्जा की हुई ज़मीन का है। ये आरोप लगा, पहले आजम खान के ऊपर ये आरोप लगा। अब 40 में से 38 इमारत अगर बिना नक्शा पास किए बनी है, अगर मैंने शब्द जोड़ दिया है इसमें, तो अगर ये गलती है तो इसको इस बिना पे ठीक ठहरा देना कि पहले शिक्षा मंत्री वहाँ के थे, राम के नाम पर शहर है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए, हम उन सब चीज़ों की दुहाइयाँ नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि एक शिक्षा, तालीम का इबादत खाना कहिए उसे, तालीम का मरकज़ कहिए उसको, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के लोगों का पैसा लगा है। हम उन गलतियों को या उन जो छोटी मोटी रह गई हैं उसके बनाने में
जिला पंचायत से या किसी से कोई क्लियरेंस नहीं लिया गया या लिया गया, ये तो वो लोग जवाब देंगे और उनके पास भी उसके तत्व होंगे। तो इस बिना पर उजलत में कोई फैसला कर बैठे जिससे देश के बच्चों का, जिससे एक ऐसा मैसेज वो हो और ऐसा नुकसान करें हम जिसमें करोड़ों लोगों ने देखिए, इबादत डोनेशन जब करता है आदमी तो किसी उम्मीद पर करता है, वो ऊपर वाले के लिए करता है। डोनेशन करने वाले को थोड़ी पता था सर नक्शा पास होगा कि नहीं होगा, उसने तो पूरी ईमानदारी से और मन से किया होगा, मैं तो मानती ही हूँ। देखिए, ये तो टेक्निकली चीज़ें हैं, ये तो ट्रस्टी बताएगा, उसको तो हम उसका पढ़ने के बाद में ठीक बात। लेकिन जो है हम तो सिर्फ इतना करते हैं कि देश की किसी भी यूनिवर्सिटी को गिराना ये देश के हित में नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी का मुद्दा छोड़ चुकी थी, आपने कहा तो मैं वापस आ गई। अब मैं फिर इधर से आगे का रुख करती हूँ। हम क्योंकि टेक ऑफ करते हैं तो मुझे लगता है अभी हम ऑटो पायलट मोड में इस वक्त चल रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो आपकी मस्जिद है उसी को लेके एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, अखिलेश यादव अंदर पहुंचे थे, डिम्पल यादव पहुंची थी, इकरा हसन भी थी तस्वीर में, फिर बड़ा बवाल हुआ। आप वहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं संसद के बिल्कुल बगल में। मैं व्यूवर्स को बताऊं अगर वो भूल गए हो तो वो मस्जिद है, घर भी तो अगल बगल ही रहा होगा, मस्जिद में क्यों लेके गए तमाम सांसदों को? नहीं, देखिए, वो बहुत पहले जब हम पॉलिटिक्स में भी नहीं आए थे, एक मर्तबा मिले थे और अभी बात भी नहीं हुई थी इसके आने के लिए, तो हमने दावत दी थी कि आप हमारी मस्जिद का कभी विज़िट करें, आप आएँ। तो अध्यक्ष जी को वो चीज़ याद आई, तो टाइम था उस वक्त, बोले चलिए चलते हैं। हमने जब दावत दी हमने कहा सर विज़िट कर लीजिए, तो चलते हैं। तो एक इत्तेफाकिया तौर पर आ गए। अब जब आए तो फिर वो इत्तेफाक से मीडिया के साथ ही कुछ बाहर रह गए और उन्होंने कहा कि भाई इबादत की जगह है, देखते हैं वहाँ बैठ कर थोड़ा सा हमसे पूछते कि हम क्या किस तरह से लोगों को, चूँकि उनकी पार्टी के हम पार्टी के मेंबर हैं, तो सब साथी साथ में थे और भी पार्लियामेंट मेंबर थे, तो उन्होंने जानकारी के लिए भी आप किस तरह से कैसे यहाँ क्या करते हैं, किस तरह से मस्जिद है, एक हिस्टोरिकल मस्जिद है जहाँ हमने बताया फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब आए हैं, मरहूम जो लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज़ाकिर हुसैन साहब ने भी नमाज़ पढ़ी है, कितने नजीब रज़ाक साहब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी ने जिन्हें चीफ गेस्ट बनाया था 2016 में, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी, मैंने पढ़ाई। तो ये एक हिस्टोरिकल जगह थी देखने के लिए, हमने इनवाइट किया, आ गए। उसको तो इतना तूल दिया, वो तूल देने की चीज़ इतनी नहीं थी। बाद में लगा गलती हो गई। कितने लोग आ चुके हैं वहाँ, इंदिरा जी भी आ चुकी, मस्जिद के पीछे वाजपेयी जी भी आ चुके हैं, कभी इतना तूल नहीं दिया किसी के, लेकिन अखिलेश जी के आने पर इतना तूल दिया गया, ये समझ से परे है। वाजपेयी जी मस्जिद कैंपस में आ चुके हैं, इंदिरा जी आ चुकी हैं, राजीव जी आ चुके हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब के मज़ार पे, शीला दीक्षित जी आ चुकी हैं, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आ चुके हैं जो मस्जिद के पीछे कंपाउंड में, तो कभी किसी को कोई वो नहीं किया। लेकिन उस दिन जो है उस चीज़ को इतना वो कर दिया गया, चूँकि अब हर चीज़ को अलग अलग एंगल से देखते हैं लोग। एक बयान के ऊपर मैं रिएक्शन आपका चाहूंगी। AIMIM नेता है वारिस पठान, वो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं तो सोच रहा था पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर जाएगी, धरना प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी, लेकिन बाद में ख्याल आया कि यूनिवर्सिटी का नाम तो मुसलमान पर है, अगर किसी यादव का होता तो अखिलेश यादव सड़क पर उतरते। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक कानून होता है, एक स्पिरिट ऑफ लॉ है, रूह कानून होती है, लॉ और स्पिरिट ऑफ लॉ। एक रिलीजन है, एक स्पिरिट ऑफ रिलीजन है। हम सबके धर्मों ने हमको ये सिखाया है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और इंसानियत का सम्मान सबसे ऊपर है। मैं समझता हूँ कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हमदर्दी है, और जिन लोगों ने मेहनतें की हैं उसमें कुछ डोनेशन दिया है, जिन लोगों ने, मेंबरों ने, सब लोगों ने, देश के लोगों ने दिया, देश के, तो उसमें जो है वो ये कहना कि उनको नहीं है, ये उनका पॉलिटिकल एक ब्लेम है, इससे कोई नतीजा नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहने से उनके। इसलिए कि दुनिया जानती है कि अखिलेश जी तो वो हैं कि जो एजुकेशन बच्चे हासिल कर रहे होते हैं, गरीब बच्चों को लैपटॉप
बांट रहे होते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी जो ये इस इलाके में जो तालीम की कमी थी, जब तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके वालिद साहब और अखिलेश यादव जी ने और आज़म साहब ने इस यूनिवर्सिटी को कायम करने का फैसला किया। भाई तालीमी की तो कमी थी कि ताकि इस रीजन के लोग भी पढ़ें लिखें, देश का नाम रोशन करें। तो उसे अब वो देखिए, संवाद जैसे आपने पहले कहा था, संवाद किसी चीज़ का हल है। सड़कों पर आने की बात होगी तो वो जब तय किया जाएगा तो वो उसका वो है वो जब जौहर ट्रस्ट है, पार्टी है, सब लोग हैं, तय करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहाँ तक कोई बात पहुँचेगी भी, इसलिए कि ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का मसला नहीं है। अब ये सिर्फ आज़म साहब का मसला नहीं है, ये देश के नागरिकों की रूह से, उनकी आत्मा से, उनके भविष्य से, उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें तो वारिस साहब को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी का मसला है ये। तो सभी अपनी लड़ाई खुद लड़ें? नहीं, सभी लोग अपने तरीके से प्रयास करेंगे इसके लिए कि यूनिवर्सिटी रहे, यूनिवर्सिटी में अच्छे से चले, कानून के मुताबिक चले, और अगर कहीं कोई कमी, कोई खामी छूट गई है उसको पूरा कर लिया जाए, संवाद के ज़रिए से पूरा कर लिया जाए। उसके लिए भी ज़ाब्ते और कानून मौजूद हैं हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे क्या? ये तो माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी बताएंगे। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक तरफ तो वारिस पठान साहब का जो बयान था वो मैंने आपको बताया, उधर जो कांग्रेस है उनके इमरान मसूद साहब भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो बस मुसलमानों का वोट लेना जानती है, उनके लिए सामने नहीं आती है। जो सामने आता है, इमरान मसूद साहब खुद के लिए कह रहे हैं कि जो सामने आता है उसको फिर पीछे लगा दिया जाता है उसके लोगों को। नहीं, देखिए, मैं किसी भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं कहना चाहता, इसलिए कि मुझे तो यही उम्मीद है कि जो राहुल जी ने कहा है और जो माननीय अखिलेश यादव जी हमारे कह रहे हैं कि अभी हमारा उनसे वो है, और ये माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी तय करेंगे, और जो वो तय करेंगे उसको सब पार्टी पूरी मानेगी उसको। ठीक बात, लेकिन आपके हिसाब से किसी का साथ लेना चाहिए विधानसभा चुनावों में, या समाजवादी पार्टी अकेले ही काफी है? देखिए, मैं तो एक रिलीजियस आदमी, मैं चाहूँगा ऊपर वाले का साथ लेना चाहिए। जिसको उसका साथ मिल जाएगा, हाँ, बस वही काफी है। तो आपको फिर कैसे समझे? उसकी जनता उसकी है, हाँ, तो कोशिश करनी चाहिए कि जनता खुश रहे, ऊपर वाले का साथ रहे, उसकी कृपा रहे, उसकी मेहरबानी रहे। आपको फिर सांसद समझा जाए, या आपने कहा मैं रिलीजियस आदमी हूँ तो उस नजरिए से आपको देखा जाए, क्या समझे आपको? मैं देखिए, दो जुमले हमने कहे, ऊपर वाले का और उसकी जनता भी उसी की है। हाँ। उस जनता से हमारा संवाद, हमारा इंटरेक्शन सही रहना चाहिए। हम अपने दर्द को उन तक पहुँचाएं, अपने विज़न को उन तक पहुँचाएं, हमारा जो नज़रिया, हम जो करना चाहते हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, हमारी पार्टी जो करना चाहती है, सबको बराबर सम्मान मिले, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, पीडीए, हर पीड़ित, हर वंचित, जो भी महरूम लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको सहारा मिले, उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, समाजवादी पार्टी का ये सबसे पहला बुनियादी नस्बुलैन है। इसके लिए कोई अभी रूपरेखा चुनावों से जुड़ी आप लोगों तक पहुंचाई गई हो, बताई गई हो, कुछ कहा गया हो? देखिए, सब मेंबरान पार्लियामेंट अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो है वो सब अपने अपने तरीके से जो गाइडलाइन ऊपर से मिलती रहेगी, पार्टी से काम करते रहेंगे। राम मंदिर क्या एक बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का मसला नहीं राम मंदिर से, और न भारतीय जनता का पार्टी राम मंदिर से। राम मंदिर का मामला तो हर भारतीय से जुड़ा हुआ है, इसे आप पार्टियों में नहीं जोड़ सकते। राम जी की शख्सियत को, जब अनडिवाइडेड पाकिस्तान था उस वक्त मौलाना वो अल्लामा इकबाल कहते थे राम जी के बारे में कि है राम के वजूद पर अहले हिंद को नाज, अहले नज़र कहते हैं उन्हें इमाम हिंद। इमाम हिंद कहते हैं। इमाम की कितनी रिस्पेक्ट, इमाम ही होता है मस्जिद में जो लीड करता है सबको। सारे हिंदुस्तानी कल्चर, जो हज़ारों साल की तहजीब, राम जी को जितना रिस्पेक्ट मिला है सब हिंदू और मुसलमान, ये तो मैं
ये बड़ी कमजरफी की बात होगी, तंग नज़री की बात होगी, तंग दिली की बात होगी अगर कोई ये कहे कि सिर्फ राम जी हम कहेंगे, कोई और नहीं बोल सकता, उनकी कोई तारीफ नहीं कर सकता। पहले तो हिंदू शुआरा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाते पढ़ी हैं और मुस्लिम शुआरा ने राम जी के बारे में कहा। जो अभी शेर सुना आपने अल्लामा इकबाल का, मैं ये नहीं कहता कि अल्लामा इकबाल के सारे शेर सही हैं, किसी भी शेर से आपको इत्तेफाक न इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं, हर देश में होती हैं, कि लोग उससे कास्ट से और रिलीजन से ऊपर उठ करके उनको सम्मान देते हैं। ऐसे ही अब कोई ये कहे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप आई लव मोहम्मद आपने क्यों लिख लिया और FIR करूँ आपके ऊपर, करवाएं, तो ये एक तंग दिली की बात है। अरे कोई भी कह सकता है राम जी के लिए। ये मुद्दा नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, राम मंदिर में चंदा चोरी? समाजवादी सकारात्मक, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, एजुकेशन, हेल्थ, फार्मर्स, लेडीज को इज्जत देना, इस सब चीज़ों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जाएगी। और समाजवादी पार्टी ने पहले भी गरीब बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया, गरीब गांवों में जहां पर सवारियां नहीं पहुंच सकती थी वहां एम्बुलेंस पहुंचती थी। समाजवादी पार्टी अपने काम, एक्सप्रेस वे बनाए समाजवादी पार्टी ने। और माननीय अखिलेश यादव जी के तो बहुत प्लान है। वो तो जब आप इलेक्शन में महिलाओं के लिए तो क्या क्या उन्होंने जो है वो सोचा हुआ है कि हम, तो वो सब जब इलेक्शन में ऐलान होगा तो आपको जब उसका मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे। आप कह रहे हैं राम के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो सबके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये साफ साफ कहा है कि जिन्होंने राम भक्तों का खून बहाया वो राम मंदिर की बात ना करें। देखिए, अब कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन आप मजबूर कर रही हैं। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, उस परिस्थितियां क्या होती हैं, हर परिस्थिति अलग होती है। और उस वक्त दोनों अदालतों में, माननीय सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दोनों हुकूमतों ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी हलफनामा दिया हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हलफनामा दिया हुआ था कि हम इस इबादत खाना जो मौजूद था वहाँ से, कि ये अभी जब तक कोर्ट का सम्मान था, जहाँ जिस समाज में अदालतों का एहतराम ना हो, वो नहीं समझ सकते कि अदालतों का एहतराम क्या चीज़ होती है। अदालतों से करोड़ों नहीं बल्कि सारे देशवासियों की उम्मीद जुड़ी होती है। ये लोग किस मुंह से कहते हैं? इनके ज़माने में तो जजों ने आकर के, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जजों ने आकर कह दिया कि हम आज़ाद नहीं हैं। वो तो कहेंगे ही है, वही लोग कहेंगे ये। साथ साथ जजेस आकर कह रहे हैं कि हम मजबूर हो चुके, हम आज़ाद नहीं हैं। अब क्या रह गया? राम मंदिर तो अदालत से ही निकला हुआ रास्ता है, वही हम बता रहे हैं। हाँ। ये कब निकला? जब सात जजेस जो है, वो एक अलग बहस में हम चले जाएंगे, वो छोड़िए। अभी तो मामला ये है कि जिन लोगों ने राम की मर्यादा का ख्याल नहीं किया और अभी तक चोर नहीं पकड़े गए और क्या नहीं हुआ, अब वो सब पूरा देश, वो तो जो जख्म दिल को पहुंचा है लोगों के, वो नाकाबिले बयान है। कैसे कैसे हालात लोग बता रहे हैं। हमारे ताल्लुक़ वाले कई लोग आए कहाँ से कि उनके जो है वो लोगों, घर की सारी लेडीज़ ने अपने जेवरात इकट्ठे किए, उसकी ईंट बनाई, ईंट बनवा के वहाँ अयोध्या भेजी और वो गायब हो गई। अब बताइए, आंखों के उनके आंसू, बच्चियों के गुल्लके, बच्चियों ने अपनी, मासूम बच्चों ने अपनी राम जी के नाम पर पैसे इकट्ठे किए, वो दे दिए। बाहर से बेचारा अपने माँ बाप से दूर रह करके देश विदेश में कमा रहा था, जब उसको हमारे राम जी का नाम से मंदिर बन रहा है कि नहीं मैं भी दे रहा हूँ, आपने वो उसको आप रक्षा नहीं कर सके। आप उसकी रक्षा नहीं कर सके, आप बच्चों के पेपरों की रक्षा नहीं कर सके, आप किसानों की रक्षा नहीं कर सके, आप महिलाओं की रक्षा करने में असक्षम हैं। आप क्या कहें? हम उसको, अल्फाज नहीं है हमारे पास। देश की जनता देख रही है। क्या वजह है? आप बात तो सारी करते हैं, नाम लेने में घबराते हैं। नहीं, देखिए, नाम किसी पर्टिकुलर शख्सियत से हमें कोई एलर्जी नहीं है। वो तो खुला बोल रहे हैं। मैंने तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेके कहा कि वो ये बोल रहे हैं कि वो तो राम की बात करें ही ना, जिन्होंने राम भक्तों का खून बहाया। देखिए, अब जिन्होंने राम जी को इमामुल हिंद कहा और जो लोग इमामुल हिंद समझते हैं, क्या
उनकी भावनाओं का खून नहीं हुआ? जब उनके नाम से कोई चीज़ बनाई आपने और उसमें लोगों की आस्था को चोट पहुंची, क्या उनकी आरजुओं का, उनकी तमन्नाओं का खून नहीं हुआ होगा? बिल्कुल। देखिए, महसूस तो वही करेंगे जिनके दिल फिर भी ये नशा मुद्दा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है गिरतों को थाम ले साकी। धर्म का नशा पिला करके लड़वाना सबको आता है, लेकिन साकी वो है, लीडर वो है जो गिरतों को थाम ले, उनको सहारा दे, उनको खड़ा कर दे, उनकी नस्लों को एजुकेशन दे दे, उन गरीबों को इलाज दे दे जो बेइलाज मर रहे हैं। बीजेपी धर्म का नशा करवा के लड़वा रही है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। फिर वही बात, मैं तो कह ही रही हूँ आप किसी का नाम नहीं ले रहे। क्या वजह है? कोई भय है? नहीं नहीं नहीं, नाम देखिए, इल्म की एक खुसूसियत ये भी है कि वो उसको चांस है वापस आने का, सुधरने का, उसको भी एक इज्जत देने का कि आप नहीं कर रहे हैं, आपको नज़रिया, आपने जो सोच, किसी ने जो सोच डाल दी आपके जहन में वो गलत है। आप गलत नहीं हैं, आपका नज़रिया गलत हो गया है। ठीक है। अखिलेश यादव क्या रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं? जो होगा वो सब सामने आ जाएगा बहुत जल्दी, आप 2-3 दिन में आने वाले हैं। मैं तो मान के चल रही हूँ कि आप सांसद हैं रामपुर के, और इतने खास सांसद हैं अखिलेश यादव के कि आजम खान नहीं चाहते थे, जो खबरें थी, बावजूद इसके आपको टिकट भी दिया गया, आप जीते भी। देखिए, अगर तो आप तो बड़े फेवरेट हैं अखिलेश यादव के, वो तो आपसे डिस्कस करते होंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ। देखिए जी, फरमाइए। नहीं, आप बताने वाले हैं मुझे। रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश जी? नहीं, यात्राएं भी निकलेंगी, और यात्रा तो हमारी निकल गई। कौन सी? हमें खबर नहीं है कौन सी यात्रा। अब तो लोग जौहरियों को ढूंढ रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मॉनसून सत्र में एक बड़ी टूट होने वाली है। आप तो नहीं जा रहे समाजवादी पार्टी छोड़ के? ये राजभर जी को शायद पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं रहे ना, तो फिर रहने दीजिए। जी, पर उनके पास अंदर की खबर है। मैं तो सीधा पूछ रही हूँ, आप टूट के जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से? कोई एक बंदा इंशाल्लाह नहीं जाएगा। चुनावों के वक्त तो हम देखते कोई नहीं जाएगा। हैं बीजेपी की ओर खींचे चले जाते हैं लोग। कोई नहीं जाएगा। इस बार एक शख्स नहीं जाएगा। हाँ। समाजवादी पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है कि जिसमें मैं समझता हूँ सारे लोग किसी भी वक्त अपने पार्टी के लीडर से और एक दूसरे की जो लीडरान हैं आपस में कोई भी किसी वक्त किसी से मिल सकता है, बात कह सकता है, डिस्कस कर सकता है, उसको सम्मान मिलता है, तो क्यों जाएगा? बहरहाल ये बड़ा दावा आपका है। अब लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूँ। अभी तक मेरे पॉडकास्ट में कहीं भी क्रैश लैंडिंग नहीं हुई है। हम तो ऐसे ही पॉडकास्ट करते हैं कि भाई अगर कोई नाराज़गी हो गई तो क्रैश लैंडिंग हो सकती है। अब आखिरी सवाल आपकी इजाज़त के साथ, आपके विवाह को लेकर कई तरह की खबरें थी। कोई ये कह रहा था 3 शादियाँ हुई हैं, 4 शादी हुई है, 5 शादी तक की बात की गई। अब क्योंकि मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ, तो आप इस विषय पर जो भी कहना या बताना चाहें। देखिए, ये एक पर्सनल सवाल है, लेकिन जब आपने पूछा ही है तो मैं हकीकत आपको 2 लफ्ज़ों में बता दूं। मेरी पहली शादी मेरे माता पिता ने, मेरे वालिदैन ने संभल रामपुर से की थी, और उससे मेरी 2 बेटियां हैं, आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं माशाल्लाह। और मेरी जो भी शादियां, एक शादी और हुई थी, वो भी मेरे माता पिता ने की थी। मेरे उनसे एक बेटा है, आगरे में है वो, उनसे मेरा जो फैमिली कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन उनसे अलहदगी हो गई है। 10 साल हो गए, 11 साल हो गए। और फिर मेरे माता पिता ने इस दुनिया से जाने से पहले, चूँकि मेरे साथ 2 बच्चियाँ थीं, उनका भविष्य मुझसे जुड़ा हुआ था, तो उनकी वजह से उसी ख़ानदान से मेरे माता पिता ने शादी की। उनसे मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरी वाइफ घर में है, और कभी मैंने एक से ज़्यादा कभी मेरी कोई वाइफ नहीं रही, एक ही वाइफ। और मेरे ये शादी का मामला तो माता पिता करते हैं, तो मेरी माता पिता ने कहा है। इसमें मेरी बच्चियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं। 2 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और 2 बच्चे बराबर में स्कूल है यहाँ। एक सेंट कोलम्बस में बेटा पढ़ता, मोहम्मद अली नाम है उसका, और एक अहमद मोहिब छोटी बेटी इसमें पढ़ती हैं। और
ये मेरे 5 बच्चे हैं, एक बच्चा उनके साथ। बहुत मुख्तसर सी लाइफ है मेरी। अब बाकी लोग क्या कहते हैं, कितना कितना पॉलिटिकल लाइफ में एक दूसरे पे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम चलते रहते हैं, तो अब सबको जवाब भी नहीं दिया जाता और जवाब देने का भी मौका है। तो पॉजिटिव ही काम इतने हैं कि उनकी तरफ ही नहीं पूरा कर पा रहे, तो किसी की निगेटिविटी का क्या जवाब देंगे। अब तक आप हैबिचुअल हो गए होंगे इन तमाम तरह के जो र्यूमर्स रहते हैं या आरोप रहते हैं, क्योंकि पब्लिक लाइफ में ये होता है। जो बड़े लोग हैं उनके जीवन मैं बहुत छोटा आदमी हूं। अब तक आदत पड़ गई है इन चीज़ों की। जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बहुत धन्यवाद नदवी साहब, आपने हमें इतना समय दिया और बहुत शालीनता के साथ मैं कहूँगी मेरे हर सवाल का आपने जवाब दिया। बहुत शुभकामनाएं आपको। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत लंबी लड़ाई रामपुर की भी आपको लड़नी है। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, वेलकम।